आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग अपनी पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ज़रा देखते हैं। जैसे साइमन कमीशन हम लोगों ने पढ़ा था ठीक से मतलब उसके सारे पहलू को समग्रता में पढ़ा था। आपको एक बार हमने चर्चा की थी, आज फिर से कर रहे हैं कि यदि किसी विषय वस्तु को हम समग्रता का मतलब उसके हर पहलू को पढ़ के समझ लेते हैं तो हमें यह कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आत्मविश्वास हो जाएगा कि उससे संबंधित आने वाले जो भी प्रश्न होंगे हम ठीक से समझे रहेंगे, तो उनका चाहे जो स्वरूप हो हम उसे टिकल करके हल कर लेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि प्रश्नों के माध्यम से भी ठीक से समझ लें कि कैसे हम प्रश्नों को करेंगे। साथ ही जो प्रश्न आए हुए हैं वो किस स्वरूप में आए हुए हैं ये देखेंगे, और एक कहानी नुमा हम इतिहास को आगे बढ़ाएंगे कि यह घटना हुई तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये हुई, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ऐसे। तो साइमन कमीशन को आपने देखा था, पढ़ा था। अब साइमन कमीशन के विरोध में ही एक तरह से, या साइमन कमीशन से उत्पन्न जो परिस्थिति थी उसी के जवाब में ये नेहरू रिपोर्ट आती है। इससे भी प्रश्न बनते हैं, खास करके नेहरू रिपोर्ट किन परिस्थितियों में आई, कैसे आई, किस बात का जवाब हुआ, इससे प्रश्न अक्सर बने हैं। और जो इसके सदस्य गण रहे हैं 9 सदस्यीय अध्यक्ष को लेके 10 सदस्य जो रहे हैं, ये सदस्यों के जो नाम हैं, चूँकि ये थोड़े रटने वाले एक तरह से पोर्शन हैं और समझने वाले भी हैं, तो इनके नाम से ही अक्सर प्रश्न उठा लेंगे। जैसे हम सामान्यतः ऐसे पढ़ेंगे तो लगेगा ये नाम तो जाना पहचाना है, लेकिन जब परीक्षा भवन में हम बैठते हैं और वहाँ हमसे 3 या 4 विकल्पों में एक विकल्प कोई हटा के पूछते हैं कौन इसमें नहीं था, तो हम वहाँ थोड़ा फिसलने लगते हैं। वो थोड़ा सा फिसलना ही हमारे रिजल्ट को प्रभावित कर देता है, तो हमें एकदम नहीं फिसलना है। 10 नाम तो 10 को 10 में बिल्कुल सेट दिमाग में बैठाए रखेंगे। तो ये तो रटने वाली हो गई, कुछ चीज़ें समझने वाली होंगी तो हम उनको ठीक से समझे भी रहेंगे। तो आप प्रश्नों के माध्यम से ही देखें कि हम लोग कैसे इसको कर पाएंगे और समझते हैं। आइए, जैसे ये है ना, हेडिंग तो है ही हमारी, ये नेहरू रिपोर्ट और उसके बाद का घटनाक्रम। जैसे नेहरू रिपोर्ट, ये आपने देखा ना, नेहरू रिपोर्ट कब आई, तो नेहरू रिपोर्ट कब आई, जरा सोच के बताइए, नेहरू रिपोर्ट कब आई। नेहरू रिपोर्ट 1928। ये किन परिस्थितियों में नेहरू रिपोर्ट लाना पड़ा, किन परिस्थितियों में, मतलब साइमन कमीशन का हम लोगों ने ऐसे विरोध किया था कि जिस साइमन कमीशन को भारतीयों से संबंधित मामलों पर विचार करना था उसमें एक भी भारतीय नहीं। उसी बात का हम भारतीयों ने विरोध किया था कि साइमन कमीशन का हम सैद्धांतिक विरोध करते हैं। तो क्या हुआ, उस समय लॉर्ड इरविन यहाँ रहते हैं वायसराय, तो लॉर्ड इरविन ने चुनौती दी कि यदि भारत के उस समय उपस्थित सभी दल या संस्थाएं मिल करके कोई एक सर्वमान्य, माने जो सबको मान्य हो, सर्वमान्य संविधान का प्रारूप ले आए तो सरकार उस पर विचार करेगी। उनका मानना ये था कि भारत को लगभग हमने सांप्रदायिक रूप से ऐसे विभाजित कर रखा है, खास करके हिंदू मुस्लिम, और हिंदुओं में भी बांटना शुरू किया था। आपने देखा कि एक कोशिश उन्होंने करी थी कि भाई हरिजनों को बांटना है, सिखों को पहले ही बांटे, तो मुस्लिम को 1909 के एक्ट के तहत ही बांटे। कुल मिला के उनको अपनी नीतियों पर बड़ा विश्वास था और कुछ हद तक सही भी था, हमारे लोगों से भी भूल चूक हुई है। तो उस विश्वास के चलते उन्होंने चुनौती दी कि यदि आप कोई एक संविधान सर्वमान्य लेके आए तो सरकार उस पर विचार करेगी। उसी बात के लिए ये नेहरू रिपोर्ट आती है। पंडित मोतीलाल नेहरू जो विधि विशेषज्ञ भी रहते हैं, उनके नेतृत्व में एक 9 सदस्यीय कमेटी, माने अध्यक्ष को लेके 10 लोगों की एक कमेटी बनती है और ये अपनी रिपोर्ट ले आती है।
तो इसी चीज़ को हुआ। तो किन परिस्थितियों में नेहरू रिपोर्ट लाना पड़ा? तो लॉर्ड इरविन की चुनौती। 1928 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1928 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1928 का कांग्रेस अधिवेशन इस वजह से यहाँ कहना जरूरी है कि इसका भी संदर्भ है कि ये देखिए, अब कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू कब का? 1928 का। इसी के साथ एक तथ्य और आपको बता दें, देखिए आप 1928 का कलकत्ता का अधिवेशन, कलकत्ता का अधिवेशन हो रहा है मोतीलाल नेहरू माने एम.एल. नेहरू की उसमें, ठीक। और ठीक अगले वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के उसमें हो रहा है। माने ये 2 साल ऐसे रहे कि पिता पुत्र एक साथ, माने एक के बाद एक अध्यक्ष बनते हैं। ये आपको एक रोचक तथ्य इतिहास का पता होना चाहिए, है भी। तो 1928 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक। चौथा देखते हैं, नेहरू कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? ये प्रश्न संख्यात्मक है, थोड़ा भटकने वाला भी है, जिसको हम कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो नेहरू कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो उसका जवाब है कुल 10, एक अध्यक्ष और 9 उसके सदस्य। अब जरा ये समझ लें कि ये 9 सदस्य कौन कौन थे, तो थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा। देखिए, अध्यक्ष तो हो गए मोतीलाल नेहरू, ठीक। मोतीलाल नेहरू ये अध्यक्ष हो गए, ठीक। अब सर्वदलीय एक तरह से प्रतिनिधिमंडल बनना था, या सर्वदलीय कमेटी, प्रतिनिधिमंडल नहीं सर्वदलीय कमेटी बननी थी, तो इसमें सारे लोगों को शामिल करना था। अब आप देखेंगे कि 2 नाम अली इमाम और शुएब कुरैशी, अली इमाम और शुएब कुरैशी ये लीग से जुड़े हुए लोग थे, मुस्लिम लीग से, इनको प्रतिनिधित्व दिया गया, अली इमाम और शुएब कुरैशी। उस समय महासभा भी चल रही थी, तो M.R.
जयकर, MR जयकर और MS आड़े, MR जयकर और MS आड़े, ये दोनों महासभा, कौन सी महासभा? हिंदू महासभा, ये दोनों हिंदू महासभा से थे। ठीक, तो अध्यक्ष को लेके 5 लोग हो चुके हैं। ठीक, तीसरा देखना है हमें कौन थे। तीसरे में है मंगल सिंह। मंगल सिंह, ये जो है मंगल सिंह सिख का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंगल सिंह सिख, मंगल सिंह सिख। 4 है चार मतलब चौथा ग्रुप, तेज बहादुर। तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू ये जो है लिबरल है। उस समय लिबरल पार्टी जो थी उसके माने प्रतिनिधि थे लिबरल। ठीक, और 5वां समूह है NM जोशी। NM जोशी, NM जोशी ये लेबर, लेबर माने श्रमिक, इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। छठे हैं छठा समूह है GP प्रधान। GP प्रधान। नंबर 7 है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये जो है नान ब्राह्मण, नान ब्राह्मण ये। अब आप देखेंगे कि अध्यक्ष यहाँ से 2 3, 2 इधर से 5, ये 6 7 8 9, ये 10। तो यही कुल मिला के 10 सदस्य एक तरह से थे। या अध्यक्ष को छोड़ के कितने लोग? तो 9 लोग। अब इनका नाम हमें याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए? कि मान लीजिए इसमें से किसी में से कुछ उठाए और 1-2 को छोड़ दिए। जैसे अली इमाम है, शुएब कुरैशी हैं, MR जयकर, MS आड़े, मंगल सिंह सिख, तेज बहादुर सप्रू, NM जोशी, GP प्रधान, सुभाष चंद्र बोस। अब थोड़ा सा कैटेगराइज भी हो गया कि ये दोनों लोग मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये दोनों लोग हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मंगल सिंह हैं अकेले हैं, और ये सिंह सिख का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लिबरल माने एक तरह से उदारवादी, लेकिन इनका नाम क्या है? तेज हैं। ये बहुत उदारवादी हैं लेकिन तेज हैं। तेज बहादुर सप्रू अकेले हैं। NM जोशी, एक तरह से इसको ऐसे समझ लीजिए समझने के लिए कि जिससे आपको भूले न। NM जोशी मतलब जोश से क्या काम करना है? श्रम का, मेहनत का, लेबर। ठीक। GP प्रधान, कहने को प्रधान है लेकिन ये नान ब्राह्मण इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस चर्चित नाम है तो आपको याद ही रहेगा, ये कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये अगर इतने सदस्य संख्या ये अगर हमें कायदे से याद रहे तो इससे जब भी प्रश्न 2-3 बार मैंने ऐसे प्रश्न बने हैं, इन्हीं नामों में से उलट पलट के हमसे पूछते हैं। वो हमसे चाहते हैं कि इन सदस्यों के नाम हमारी जिह्वा पे रहें,
या कंठस्थ रहें, हम फट से बता दें कौन किस में है, और जब हमें याद रहेगा तो फिर हम बता ले जाएंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 10 सदस्यीय कमेटी बनी हुई थी। नेहरू रिपोर्ट की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी, ये प्रश्न आपका है। नेहरू रिपोर्ट की प्रथम बैठक हुई थी दिल्ली में, दिल्ली में, और कब? 28 फरवरी को प्रथम बैठक दिल्ली में हुई। ठीक, इस रिपोर्ट का आधार क्या था कि ये रिपोर्ट जो आने वाली थी इसका आधार क्या था, तो मुख्य रूप से था कि अधिराज्य माने डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट की स्थिति यह इसमें था। और इसी बात के लिए इसका नए लोगों ने, खास करके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने इसका विरोध किया था कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्र होना है, स्वाधीनता हमें चाहिए। और दूसरा था जो मुख्य था कि भाषा के आधार पर प्रांतों का विभाजन, माने एक भाषाई लोग एक प्रांत में ही रहें, ऐसा नहीं है कि दो दो भाषा के लोग उसमें मिक्स रहें, एक भाषा के लोग एक ही जगह रहें, तो उससे विवाद नहीं होते हैं, समरसता का वातावरण रहता है, ऐसा उन लोगों का मानना था। और ये जो इस रिपोर्ट का आधार था वो यही था, मुख्य रूप से अधिराज्य का दर्जा और भाषा के आधार पर प्रांतों का विभाजन। तो यह प्रश्न आपसे बनता है कि नेहरू रिपोर्ट मान लीजिए कथन कारण में बनता है, तो पूछते हैं कि नेहरू रिपोर्ट का आधार क्या था, तो कथन पूछेंगे और फिर एक कारण, और आपको या तो मिल रहा है तो फिर उसको मिलाने वाला रहेगा, या दोनों तथ्य सही हैं, नहीं मिल रहा है, या एक सही है एक गलत है, या एक गलत है एक सही है, इस टाइप का प्रश्न बनते हैं। तो ये प्रश्न बना हुआ है आपका, इसको आपको समझना चाहिए। ये देखिए, नेहरू रिपोर्ट में किस तिथि तक, नेहरू रिपोर्ट में किस तिथि तक स्वीकार करने का लक्ष्य सरकार के समक्ष रखा गया था। तो शुरू में इन लोगों का मानना यह था कि जो ये लोग रिपोर्ट ले आए हैं, नेहरू कमेटी के सदस्यगण जो ये लोग रिपोर्ट ले आए हैं, इनका मानना था कि यह हम सरकार के समक्ष रखेंगे। यद्यपि शुरुआती दौर में तो सभी लोगों में सहमति थी, लेकिन बाद में सांप्रदायिक तत्वों ने इसको इनकार किया, लेकिन फिर भी एक तरह से सर्वमान्य होकर के सरकार के समक्ष रखा गया कि जो नेहरू रिपोर्ट हम लोग बना के ले आए हैं, यदि इसको फलाने तिथि तक हूबहू आप मान लेते हैं तो ठीक है, और यदि नहीं मानते हैं तो हम आगे से अहिंसक आंदोलन करेंगे, माने सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। हम उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे ये लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाले थे। तो एक डेडलाइन सरकार के समक्ष रखी गई कि आपकी इस चुनौती का कि एक सर्वमान्य संविधान बना के ले आइए, तो हम लोग ले आए हैं। अब जो ले आए हैं वो आपके सामने चुनौती है कि फलाने तिथि तक इसे स्वीकार करिए और फिर तब हम मान जाएंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस डेडलाइन या उस तिथि के बाद हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, ऐसी बात इसमें कही गई। तो उसी तिथि की बात है कि कब, कौन सी तिथि थी ये कि जब इन्हें स्वीकार करना था। अब जरा देखिए 3 तिथियां हैं इसमें, देख रहे हैं ना। ए विकल्प में है 31 दिसंबर 1929, 30 दिसंबर 1929, 30 दिसंबर 1930, 31 दिसंबर 1928। ठीक, अब आप देखिए इसमें तो इसका जवाब यह है कि पहले 31 दिसंबर 1930, 31 दिसंबर 1930 तिथि कांग्रेस जनों ने दिया था, लेकिन
कांग्रेस के भीतर ही खास करके सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों का मत था कि ये समय ज़्यादा है। तो इन लोगों के दबाव में इस तिथि को 1929 किया गया कि 31 दिसंबर 1929 तक यदि मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 31 दिसंबर 1929 तक यदि सरकार इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है तब तो ठीक है। जो इसमें रखा गया, क्या रखा गया था, डोमिनियन स्टेट्स और भाषा के आधार पर प्रांतों का विभाजन ये मुख्य था। इसके अलावा अन्य बातें भी थी। तो 31 दिसंबर 1929 तक यदि मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद हम लोग जो है स्वाधीनता दिवस की घोषणा कर देंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। ठीक, तो जवाब क्या इसमें बनता है, ऐसी तिथि ये है 31 दिसंबर 1929। ये इसका सही विकल्प होगा कि नेहरू रिपोर्ट में किस तिथि तक स्वीकार करने का लक्ष्य सरकार के समक्ष रखा गया था, तो उसका जवाब है 31 दिसंबर 1929। अब आपसे हमने चर्चा की थी कि मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई थी, प्रारंभ में सभी लोगों ने इसे स्वीकार किया था, लेकिन बाद में चाहे जिन्ना को स्वयं थोड़ी मोड़ी लालच आ गई हो या कहीं से उत्प्रेरित किए गए रहे हों, उन्होंने कुछ अपनी सांप्रदायिक मांगें रखी। माने नेहरू रिपोर्ट पर लास्ट में सर्वमान्यता नहीं रह गई, कुछ उसमें व्यवधान आया और जो राष्ट्रवादी मुस्लिम थे उन लोगों ने तो स्वीकार किया, लेकिन जो जिन्ना थे और ख़ास करके मोहम्मद शफी वाला गुट वो जो है बाद में, पहले तो स्वीकार किया, बाद में वो नहीं स्वीकार किया। और उसका मानना था चूँकि उनको सांप्रदायिक ढर्रे पे चलना था, तो सांप्रदायिक ढर्रे पर चलेंगे तो ऐसी मांगे करेंगे जो खास करके मुस्लिमों के पक्ष में झुकी हुई हो और हिंदू उससे दूर हों। माने हिंदुओं को रियायत नहीं मिलेगी, मुस्लिमों को ज़्यादा मिलेगी। ऐसी मांग होगी तभी तो सांप्रदायिक मांग बनेगी ना। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में या नेहरू रिपोर्ट से असहमत होते हुए जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी। जैसे उसमें था कि केंद्रीय विधानमंडल, आपको पता है कि केंद्र और राज्यों के 2 विधानमंडल हुआ करते थे। जैसे उसके उदाहरण हम बता रहे हैं आपको। केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 सीटें मुस्लिमों को, मंत्रिमंडल बने तो 1/3 सीटें मुस्लिमों को, मुस्लिमों के अन्य हितों की खास करके राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उनकी रक्षा की जाए। माने जो जितने भी प्रतिनिधित्व वाली संस्थाएं हैं, चाहे केंद्रीय विधानमंडल हो, राज्यों के विधानमंडल हों या केंद्र की सरकारें हों या राज्यों की सरकारें हों, सब में मुस्लिमों का उचित प्रतिनिधित्व, उचित मतलब 1/3 प्रतिनिधित्व, जबकि जनसंख्या उतनी नहीं थी, 1/3 प्रतिनिधित्व। तमाम प्रतिनिधि संस्थाओं में जनसंख्या से ज़्यादा बढ़ के सीटें, ऐसे ऐसे 14 सूत्री। ये देखिए आप, जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग कब रखी, तो ये डेट जानना चाहिए आपको। हो सकता है कि आपसे प्रश्न हो जाए, तो आप कैसे करेंगे ज़रा विचार करिए कि कब रखी। तो देखिए आप इसमें कि एक डेट लगी हुई है अप्रैल 1929, दूसरी है मार्च 1929, तीसरी है फरवरी 1929 और ये है मई 1929। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 14 सूत्री मांग मार्च 1929 में जिन्ना ने रखी थी कि इसको जो है मानना चाहिए। अब मार्च में रख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि जो समय मानने के लिए मिला हुआ है कि कब तक मान लीजिए, तो 31 दिसंबर 1929 तक। माने जो कुछ हद तक लोगों को मान्य हुई रिपोर्ट, इनको इग्नोर करते हुए 31 दिसंबर 1929 तक ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया कि यदि इस तिथि तक आप मान लेते हैं नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों को तब तो ठीक है, और यदि नहीं मानते हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर
अब देखते हैं, अभी देखेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसी बीच जब क्या नाम नेहरू रिपोर्ट पर सर्वमान्य नहीं रह गई तो इन्होंने जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग रखी मार्च 1929 में, जिसमें एक तरह से 14 मांगों में अब आप ऐसे मान लें कि आप उसको केंद्र ऐसे समझ लें, रहेगा मुस्लिमों के लिए लगभग 1/3 सीटें आरक्षित कर दी जाए। ज़्यादातर प्रतिनिधि संस्थाओं में, सरकार में, इन सब चीज़ों में, तो ये उसका लगभग था। और कुछ खास और चीज़ें थी, लेकिन यह उसका मुख्य रूप से था, जबकि जनसंख्या इतनी नहीं थी। ठीक, ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी जाता है। अब पूछा इस नाते जाता है कि आपको पता है, जैसे इतिहास में स्थान और तिथि का तो अपना महत्व है ही, उससे भी ज़्यादा कह लीजिए या लगभग समतुल्य कह लीजिए, इस बात का महत्व है कि इतिहास में वो क्षण जो या तो निरंतरता कायम किए हुए हैं या निरंतरता के बाद जहाँ से परिवर्तन होता है, वो निरंतरता और परिवर्तन के तत्व ये हमें बड़े समझने पड़ते हैं कि कहाँ से घटनाक्रम ऐसे निरंतर चल रहा था, क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ, क्या ऐसा माइलस्टोन आया या समय आया या तिथि आई कि जब घटनाक्रम कुछ बदल गया या चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। तो आपने देखा कि इधर आपने देखा था 31 दिसंबर 1929 डेडलाइन दी गई है कि यदि इस तिथि तक मान लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वो करेंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, अपना अहिंसक आंदोलन करेंगे। तो 31, और ये भी आपको पता है कि दिसंबर के महीने में जानबूझ के ऐसी तिथियां दी ही जाती थी, दिसंबर के महीने में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता था। आपको पता है, अभी हमने जस्ट चर्चा की थी कि 1928 का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, और किसके नेतृत्व में? मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। और जब 1929 वाला हो रहा है, ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर माने आज के पाकिस्तान में है लाहौर अधिवेशन। यह स्थान कौन सा है? लाहौर। और लाहौर में लोकल स्थान क्या है? रावी नदी के किनारे। ठीक, चुने गए थे इस ये जो जानना जरूरी है, हो सकता है प्रश्न बन जाए, मोतीलाल नेहरू के बाद 1929 के अधिवेशन के लिए चुने गए थे गांधी जी। गांधी जी चुने गए थे, लेकिन गांधी जी की ही पसंद बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। तो रोचकता ये हुई कि पिता के बाद पुत्र, रोचकता ये हो गई कि पिता उसके बाद पुत्र। उस समय कांग्रेस इस टाइप की संस्था थी, ऐसा कम संभव था कि पिता अध्यक्ष हुआ हो, उसके जस्ट बाद उसके पुत्र हो जाएं। और जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष होना बड़े गौरव की बात थी, बड़ी जिम्मेदारी की बात थी, उत्तरदायित्व की बात थी। तो पिता के बाद पुत्र। अब ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि ये तो गांधी जी चुने गए थे, लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि हम पहला कार्य ये करें कि वामपंथ से, वामपंथ माने जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस का झुकाव शासन की वामपंथी व्यवस्था की तरफ था। तो उनका मानना था गांधी जी का, गांधी जी कहाँ थे अभी तक? 6 बरस बाद फिर से सक्रिय हुए थे। जो 1922 के असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद और फिर उस परिस्थिति का लाभ उठा करके अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार भी कर लिया था और बाद में स्वास्थ्यगत कारणों से छोड़ा भी था। तो 6 बरस बाद फिर से कांग्रेस में आए हुए हैं। उन्हें ये लगा
कि ये जो साइमन कमीशन आया है और उसके बाद ये नेहरू रिपोर्ट जो आई है, उस स्थिति में हमें शामिल होना चाहिए, हमें राजनीति में प्रतिभाग करना चाहिए। तो चुने गए थे तो गांधी जी, लेकिन चूँकि वामपंथ से थोड़ा उन्हें मेल मिलाप करना था, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को, जो वामपंथ की तरफ झुके हुए थे, इनको अध्यक्ष बना करके इनका समर्थन और सहयोग पाना चाहा। चूँकि उस समय ये लोग नए भी थे, ज़्यादा जुझारू थे, वामपंथ का सहयोग भी लेना था। भाई कोई आंदोलन आप खड़ा करेंगे तो वो लोग जो जन समर्थन को ज़्यादा हासिल किए हुए हैं, उनका सहयोग आपको लेना रहेगा, और विचारों के लेवल पर भी वामपंथ को लेना था। तो जवाहरलाल नेहरू विचारों के लेवल पर तो थे ही, साथ ही साथ उनके प्रिय भी थे। तो चुने गए थे गांधी जी, लेकिन बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। यह तथ्य आपको जानना चाहिए। और यहाँ लक्ष्य क्या रखा गया, चूँकि डेट बीत गई 31 दिसंबर 1929, ये डेट बीत गई। इस तिथि तक नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया ऐसे। अब चाहे जो भी उन्हें बहाना मिल गया रहा हो, सही पूछे तो उन्हें मानना ही नहीं था, लेकिन उन्हें यह उम्मीद थी कि जिस कदर हम लोगों ने सांप्रदायिकता का बीज भारतीय समाज में बोया हुआ है, शायद ये इकट्ठे हो पाएँ। ये तो इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे, उन्हें उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब बन गया संविधान, एक तरह से नेहरू रिपोर्ट तैयार हो गई, तो वो लोग इस पर ध्यान नहीं दिए, या एक तरह से कान नहीं दिए। तो क्या हुआ, कही रहे थे, तो उसमें फिर हम लोगों ने ये लक्ष्य घोषित किया कि पूर्ण स्वराज्य। अब डोमिनियन स्टेट की बात नहीं रह गई। डोमिनियन स्टेट मतलब अधिराज्य। अधिराज्य का मतलब, अधिराज्य मतलब कि ब्रिटिश सरकार के अधीन ही स्वायत्तता टाइप का राज्य, माने ब्रिटिश सरकार यहाँ रहेगी। ठीक, तो यह अधिराज्य की बात अब छूट गई। क्या आ गई कि अब हम पूर्ण स्वराज्य की बात कर रहे हैं, कि अब हम लेंगे तो पूर्ण स्वराज्य लेंगे, अधिराज्य से अब हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। ये तब तक होते अगर 31 दिसंबर 1929 तक हमारी बात मान ली गई होती तब। ठीक, इसी के साथ जो तथ्य यह इतनी बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है कि कोई जवाब नहीं है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि इतिहास के वे तथ्य बिल्कुल पकड़ लेने लायक हैं, वहाँ से प्रश्न उठते ही उठते हैं जहाँ से कोई बड़ा चेंज हुआ है वहाँ से। तो चूँकि अभी बड़ा चेंज हुआ है, क्या हो रहा है कि लाहौर में रावी नदी के किनारे जब रात के 12 बजे घंटा बजता है कि अब शुरू हो रहा है अगला साल, माने जनवरी 1930, उसी समय कांग्रेस अध्यक्ष रावी नदी के किनारे झंडा लहरा करके कहते हैं कि अब हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य का होगा, न कि अधिराज्य का होगा। तो ये है, कहने वाली बात यह है, पढ़ने वाली बात तो सामान्य से लग रही है, लेकिन उस समय ये बड़ा रोमांचक क्षण था कि अब हम इंतज़ार नहीं करेंगे अंग्रेज़ों का कि वे हमें स्वतंत्र करें, हम अब मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। और प्रतिवर्ष उन लोगों ने तय किया कि प्रतिवर्ष अब हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जबकि 26 जनवरी 1930 को तय कर लिया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को अब हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आपने देखा कि 1930 से 40 और फिर 747 मीन्स 17 वर्ष लग गया सही स्वतंत्रता मिलते हुए। लेकिन उसी समय हम लोगों ने एक संकल्प पत्र बनाया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 से आगे प्रतिवर्ष हम लोग उस दिवस को मनाते थे। अपने मन में एक तरह से हमने मान लिया कि अब हम पूर्ण स्वाधीन हो गए हैं, पूर्ण स्वराज्य पाना ही हमारा लक्ष्य है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस दिन और क्या हुआ, दूसरी घटना, 2 जनवरी, अब दिसंबर तो बीत गया, तो 1 जनवरी नहीं 2 जनवरी 1930 को जो नई कार्य समिति बनी। नई कार्य समिति कहाँ से आ गई आप कहेंगे, तो नई कार्य समिति ये होती है कि जब भी कोई नया अध्यक्ष बनता है तो वो चाहे तो अपनी, चाहे क्या, एक परिपाटी भी थी
कि पुराने लोगों में या अपनी पसंद के लोगों से एक नई कार्य समिति वर्किंग कमेटी वो बनाते थे। तो नई वर्किंग कमेटी बनी और वो वर्किंग कमेटी 2 जनवरी 1930 को नई कार्य समिति ने तय किया। क्या तय किया? ये तय किया कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। ये लिखिए, इन्होंने तय कर लिया कि अब हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। जबकि अभी अंग्रेज यहाँ हैं, लेकिन उन लोगों का यह मानना था कि अब हम लोगों ने डेडलाइन दे दी थी कि यदि 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट आप स्वीकार कर लेते तो हम डोमिनियन स्टेट मान ही रहे थे, वो हम ही लोग ले आए थे, तो हम उसको स्वीकार कर लेते। आपने नहीं ध्यान दिया, तो अब हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। 2 जनवरी 1930 की नई वाली जो कार्य समिति है, नई वाली कार्य समिति किसके नेतृत्व में बन रही है? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो तैयार हो रही है, उसने तय किया कि हम 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। ये पूरा एक तरह से सेशन ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसको स्टार हम दे लेते हैं 3। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, ये आपको जानना चाहिए। अच्छा, अब जब 26 जनवरी 1930 स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, अभी हमने पूर्व में चर्चा की थी कि कांग्रेस जनों ने या उस समय के नेताओं ने कहा कि यदि आप नहीं मानेंगे तो हम न केवल स्वाधीनता दिवस मनाएंगे बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ेंगे। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने का लगभग वो बन गया है, पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। उस समय गांधी जी ने सोचा कि आंदोलन छेड़ने से पूर्व जरा देख लें कि अंग्रेज हमारी बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व ये देखिए 11 सूत्री मांग रख ली कि यदि इन 11 सूत्री मांगों को यदि आप मान लेते हैं तो क्या होगा? जो हम लोग कह रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। और यह गांधी जी कब कह रहे हैं? देखिए 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मना लिया गया, ये तय है। अभी यद्यपि देश स्वतंत्र नहीं हुआ है, लेकिन अपने लोग मानसिक रूप से ये मान रहे हैं कि अब हम लोग 26 जनवरी 1930 से प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और लगभग स्वतंत्र हो गए हैं। एक मानसिक रूप से मुक्त होने के लिए ऐसा था, जबकि यथार्थ था कि अभी तो अंग्रेज थे ही। ठीक, तो गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को क्या दिया? यह 11 सूत्री मांग। 11 सूत्री मांगों में किसानों की मांगे, व्यापारियों की मांगे, कुछ और मांगे, ऐसी ऐसी प्रमुख मांगें थी। तो 11 सूत्री मांग, 14 सूत्री मांग। 14 सूत्री मांग किसकी थी? जिन्ना की थी। किस बात के लिए थी? नेहरू रिपोर्ट से असहमत होकर के उन्होंने अपने वर्ग, खास करके मुस्लिमों के हितों से संबंधित या एक तरह से एक तरफा संबंधित बातों को रख करके उन्होंने मांग की थी। और 11 सूत्री मांग किसके समक्ष थी? ब्रिटिश सरकार के समक्ष थी, इस बात के लिए कि यदि आप इन बातों को मान लेते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन तत्कालीन वायसराय ने इन 11 सूत्री मांगों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो मजबूरी हो गई कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन होना चाहिए। यह मजबूरी हो गई क्योंकि माने ही नहीं। आप इसको ऐसे ले सकते हैं, एक तथ्य ध्यान आ रहा है कि रामायण में ऐसा प्रसंग है कि रामचंद्र जी लंका जाते हैं सीता माता को मुक्त कराने के लिए, लेकिन युद्ध से पूर्व रावण के दरबार में अंगद को भेजा जाता है
कि आप जाइए रावण को कहिए कि युद्ध तो आपके मुहाने पर है, लेकिन यदि अब भी आप ससम्मान सीता माता को, रामचंद्र जी को वापस कर देते हैं और अपनी गलती मान लेते हैं तो युद्ध नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि ठीक वैसी ही स्थिति है कि गांधी जी ने कहा कि अगर इन 11 सूत्री मांगों को ब्रिटिश सरकार मान लेती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन सरकार तो सरकार, उसकी ठसक थी, तो उसने इन 11 सूत्री मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब क्या उपाय रह गया कि आगे अब सविनय अवज्ञा आंदोलन होना ही चाहिए, यह उपाय रह गया। तो ये 11 सूत्री मांग है। फिर हाँ, 31 जनवरी की बात ये है, 31 जनवरी देख रहे हैं ना, 31 जनवरी की बात, 31 जनवरी 1930 को ये हो गया। और फिर अगला तथ्य है 31 जनवरी के बाद फिर आगे आप बढ़ेंगे तो फरवरी का महीना, 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक हुई। ये देख रहे हैं, कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। देख रहे हैं ना। अब जब 11 सूत्री मांग रखी गई 31 जनवरी को, ये बात कहीं कोई ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा फिर? ये देखिए आप, 14 फरवरी 1930 को कहाँ? साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक हुई। साबरमती कहाँ है? गुजरात राज्य में, अहमदाबाद में, गुजरात राज्य में, वहाँ अहमदाबाद में, वहाँ एक साबरमती नदी के किनारे वहाँ एक आश्रम बनाया था गांधी जी ने। वहाँ ये तय हुआ, क्या तय हुआ कि गांधी जी के नेतृत्व में अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? जैसे इसके पूर्व आपने एक आंदोलन देखा था जो एक तरह से अपने पूर्ववर्ती आंदोलनों से देशव्यापी था। पूर्ववर्ती कौन थे? चंपारण हुआ था, अहमदाबाद हुआ था, खेड़ा हुआ था। स्थानीय प्रकृति के और स्थानीय मुद्दों से संबंधित मामले थे। लेकिन असहयोग आंदोलन एक तरह से पूरा देशव्यापी आंदोलन था। ठीक उसी प्रकृति का लगभग ऐसे ही आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा मतलब क्या है? पूरे विनय पूर्वक, सविनय माने विनय पूर्वक आपकी दी हुई आज्ञा का, आदेश का हम उल्लंघन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर हम शब्दों पे ध्यान दें तभी हम ठीक से समझ पाएंगे कि पूरे विनय पूर्वक आपके आदेशों की हम अवज्ञा करेंगे। ऐसा नहीं कि भिड़ जाएंगे, भिड़ने का तो अभी टाइम नहीं आया। कारण ये है कि ब्रिटिश सरकार जो साम्राज्यवादी सरकार है, संसाधनों से लैस है, खास करके शस्त्र से लैस है, आग्नेयास्त्र से लैस है, माने बंदूक, बम, गोला, पुलिस, सारी चीज़ें उनके पास हैं। तो अभी वैसे हमारा लड़ने का टाइम नहीं आया है। तो गांधी जी चाह रहे थे कि हमारे लोग धीरे धीरे जागरूक हों, साथ ही मैच्योर हों कि कैसे हम इन अंग्रेज़ों से लड़ेंगे। तो ऐसा कोई हथियार जो हिंसक भी न रहे, साथ ही हमको विजेता सा दिखाए भी, इस टाइप का आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी निश्चित करने वाले हैं। ये 14 फरवरी 1930 की बैठक में, कहाँ? साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक बुलाई उन्होंने और तय हुआ कि अब चूँकि 11 सूत्री मांग मानी नहीं गई, तो अब यह तय हुआ कि अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ेंगे, चलाएंगे। तो साइमन कमीशन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के एक तरह से न माने जाने पर या उस पर थोड़ा सा विभाजन हो जाने पर या सांप्रदायिक समस्या के उभरने पर जिन्ना द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्री मांग, फिर उसको आपने देखा। फिर 31 दिसंबर 1929 की डेडलाइन दी गई कि इस तिथि तक यदि आप नेहरू रिपोर्ट मान लेते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, यदि नहीं तो अगले समय क्या होगा? 2 जनवरी 1930 की नई कार्य समिति ने यह तय किया कि 26 जनवरी 1930 को अब हम लोग प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ठीक, 26 जनवरी हुआ। फिर क्या हुआ कि आपने ये देखा 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी।
अपनी विभिन्न बातों को लेकर के 11 सूत्री मांग रखी। 11 सूत्री मांग इस बात के लिए थी कि यदि यह मान ली जाती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार खास करके वायसराय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो लाजमी हो गया कि 14 फरवरी 1930 की बैठक में जो साबरमती में हुई, ये निश्चय किया गया कि गांधी जी के नेतृत्व में अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ेंगे, चलाएंगे। तो सविनय की हमने चर्चा करी कि विनय पूर्वक आपके दिए हुए आदेशों का, नियमों का, कानूनों का हम पालन नहीं करेंगे। अब चूंकि हम विनय पूर्वक ऐसा कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है चाह के भी हम पे हिंसा नहीं कर पाएंगे। इस माध्यम से ये भी होना था कि जनता हमारी जागरूक हो जाती और मुद्दे ऐसे चुने जाने थे। अभी आपसे जब हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि मुद्दे ऐसे चुने जाने थे, विषय वस्तु ऐसे चुने जाने थे जो आम जीवन से जुड़े हुए हों, जो सबके उपयोग की चीज़ हो। जैसे नमक, ऐसा नमक एक ऐसा तत्व है कि राजा से लेकर रंक तक छोटा बड़ा सभी लोग उसको यूज करता है, भोजन में डालता है, अनिवार्य है। गरीब भी खाएगा तो अमीर भी खाएगा। और उस समय नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स था, तो गांधी जी ने जानबूझ करके नमक को चुना। किस बात के लिए? कि हम आपकी दी हुई आज्ञा की अवज्ञा करेंगे। कैसे अवज्ञा करेंगे? विनय पूर्वक। ऐसा नहीं कि हिंसा गोली डंडा से कि आप गोली चलाएं, हम गोली चलाएं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम अपने जन बल से जागरूकता कर फैलाते हुए हम आपकी दी हुई आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। ये है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का निहितार्थ रहा। तो इसकी चर्चा हम कल करते हैं, तो आपको समझाते हैं कि कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा। आपने देखा ही, कल जब मिलते हैं तो हल्की चर्चा साइमन से ले आते हुए नेहरू रिपोर्ट तक, और फिर नेहरू रिपोर्ट के न स्वीकार किए जाने, 11 सूत्री मांग न स्वीकार किए जाने के बाद कैसे अपरिहार्य हो गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई जाए। इसको आपने देखा ही। अब ये देखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या कैसे हुआ, और सविनय अवज्ञा आंदोलन से आपके पास बहुत से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो हम लोग इसको खूब अच्छे से व्यवस्थित ढंग से समझेंगे, आए हुए प्रश्नों को भी लेंगे और घटनाक्रम को देखेंगे कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है, और ये समझने की कोशिश करेंगे केवल शब्द ही नहीं, उसके मर्म को भी, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या और उसका किस रूप में हम लोगों ने अवज्ञा करनी शुरू करी और उसका परिणाम क्या हुआ। इन सारे पहलुओं की चर्चा कल हम लोग अपने क्लास में करते हैं।